Hello guys, my name is Guri. Welcome back to my channel. सो मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज़ में अभी तक हमने डिस्कस किया कि यूरोपियंस के आने से पहले हमने बैकग्राउंड लिया मुग़ल एम्पायर के बारे में, ताकि वो जब हम यूरोपियंस के आने के टाइम पर मुग़ल एम्पायर के बारे में पढ़ें तो हमें वो चीज़ें पिंच ना करें। सो उसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बैकग्राउंड में इसकी स्टोरी बता दी है, राइट। उसमें हमने जो था वो लेटर मुग़ल रूलर्स के बारे में पढ़ लिया। उसमें हमने मराठास का ओवरव्यू ले लिया, जबकि मराठास के बारे में अभी हमने डिटेल में बात नहीं की है। वो मैं आपको बार बार इसीलिए बोल रही हूँ, वो हम अपकमिंग लेक्चर्स में करेंगे, बिकॉज सभी चीज़ें जो है मैंने सीक्वेंस में चलानी है। ऐसे ही मैं कुछ भी बीच में स्टार्ट नहीं कर सकती। हाँ, लेकिन जहाँ पर कोई लिंकिंग पॉइंट बनता है जो बताना ज़रूरी है वो मैं वहाँ पर कवर अप करवा देती हूँ, राइट। सो हमने मराठास का एक्सपेंशन देखा। अब हमने उसके एंड में बाद में लेटर मुग़ल रूलर्स के बारे में पढ़ा। सो लेटर मुग़ल रूलर्स में हमने देखा, मैं आपको बता देती हूँ। लेटर मुग़ल रूलर्स में हमने बहादुर शाह के बारे में देखा। देन हमने जहांदार शाह के बारे में देखा, हमने फ़ारुखसियर के बारे में देखा। देन रफ़ी उस दरजात एंड रफ़ी उस दौला के बारे में। देन हमने मोहम्मद शाह के बारे में देखा। उसके बाद नादिर शाह के बारे में। देन अटैक जो था नादिर शाह का उसके बारे में देखा। देन आलमगीर सेकंड के बारे में हमने स्टडी की, शाह आलम सेकंड के बारे में देखा। बहादुर शाह जफ़र जो कि लास्ट मुग़ल एम्परर था। इसके बाद में जो ये पूरी मुग़ल एम्पायर की जो ये स्टोरी चल रही थी, जो रूलर्स बनते चले आ रहे थे वो ख़त्म कर दिए गए थे, राइट। सो बहादुर शाह जफ़र के बारे में हमने पढ़ा। अहमद शाह दुरानी के बारे में भी हमने देखा। हमने थर्ड बैटल ऑफ पानीपत का भी आइडिया लिया। उसके बाद हमने नादिर शाह के अटैक के बारे में भी देखा। सो ये अब हमारा लास्ट टॉपिक है, कॉजेज़ ऑफ डिक्लाइन ऑफ द मुगल्स, कि मुगल्स के डिक्लाइन होने के क्या कारण थे। अब जब मैं अभी हमारी इस सीरीज़ में जो मुग़ल का बैकग्राउंड हम ले रहे हैं उसमें लास्ट वीडियो है। इसके बाद फिर हम यूरोपियन पावर्स के बारे में स्टडी करना स्टार्ट कर देंगे। सो गाइस गेट रेडी। मैं आपको गारंटी दे रही हूँ, आप बस कंटिन्यूसली लेक्चर लगाइए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप आने वाले जो लेक्चर्स हैं उसमें देखेंगे कि कैसी चीज़ें मैंने सीक्वेंस में कर रखी हैं। और एक बात और कि आप सिर्फ रिवीजन लीजिए। मैं अपने जो सभी स्टूडेंट्स हैं, चाहे छोटे हैं चाहे बड़े हैं, मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ। सो मैं अपने सभी स्टूडेंट्स को यही प्रेफर करती हूँ हमेशा कि रिवीजन कीजिए। आप जितना मर्जी पढ़ लीजिए, कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आप उसकी रिवीजन नहीं करते। और ये चीज़ सब पे अप्लाई होती है, मेरे खुद पे भी अप्लाई होती है। मैं खुद जो है हर चीज़ की बार बार रिवीजन करती हूँ, ताकि वो चीज़ हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाए। उसके बाद वो चीज़ खुद अपने आप ज़ुबान पर आएगी, राइट। सो अब ये हमारा लास्ट टॉपिक है, कॉजेज ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द मुगल्स। सो मुगल्स के डिक्लाइन होने के क्या क्या कारण थे। वैसे तो उनके डिक्लाइन होने के बहुत सारे कारण थे, जैसे कि सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल, इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स, राइट। जैसे कि पॉलिसीज थी जो औरंगज़ेब की वो थी। देन मिलिट्री वीकनेस, देन जो फॉरेन इन्वेजन्स हुई, देन इकोनॉमिक कॉजेज़ भी थे, देन वीक सक्सेसर्स जो आए ग्रेट मुगल्स के, देन एमरजेंस ऑफ रीजनल स्टेट्स, कैसे जब मुगल एम्पायर वीक हुआ, सेंट्रल अथॉरिटी वीक हुई, तो कैसे जो ये रीजनल स्टेट्स थे ये उठ खड़े हुए, इन्होंने अपने आप को खड़ा कर लिया। देन वॉर्स ऑफ सक्सेशन देखेंगे। देन लास्ट में डिग्रेडेशन ऑफ द नोबल्स के बारे में भी हम देखेंगे, राइट। सो या सबसे पहले हम बात करते हैं पॉलिसीज ऑफ औरंगजेब की। औरंगजेब की क्या पॉलिसीज थी, देखो। जो औरंगजेब था ना, उसकी पॉलिसीज काफ़ी स्ट्रिक्ट थी। आपने हमेशा सुना होगा कि अकबर जो था, राइट। या हम औरंगजेब से चलो पहले की बात कर लेते हैं। औरंगजेब से पहले हमने अक्सर ये सुना है कि औरंगजेब जो था बहुत कट्टर बंदा था वो, राइट। बहुत स्ट्रिक्ट था, राइट। लेकिन इससे पहले जो मुग़ल रूलर्स आए, स्पेशली अकबर के बारे में हमने सुना होगा कि हाँ वो काफ़ी अच्छा पर्सन था। वो राजपूत्स भी इवन उसे सपोर्ट करते थे। लेकिन जो औरंगजेब की पॉलिसीज़ थी वो रिलीजियस परसिक्यूशन थी। उसकी इवन रिलीजियस परसिक्यूशन की वजह से ना और राजपूत भी उससे दूर हो गए थे। इवन सिख्स भी जो थे वो भी उसके एनिमी बन गए थे, राइट। जब
जब तक तो औरंगजेब गद्दी पर था, उसका काफी ज्यादा कंट्रोल था सभी के ऊपर। बट उसकी गद्दी से जाने के बाद अब कोई ऐसा राजा नहीं बचा था जो बाकी सारी जो फॉरेन इन्वेडर्स हैं या रीजनल स्टेट्स हैं उनको कन्फ्रंट कर पाता। एक्चुअली ना औरंगजेब ने एक दुश्मनी तैयार कर दी थी, और वो दुश्मनी जो है वो आने वाले सभी जो उसके जो आने वाले उसके सक्सेसर थे उनको वो मिल गई थी। आप बोल सकते हो कि अगर आपके दादा परदादाओं की कोई दुश्मनी रही होगी तो ऑब्वियस है उसका कुछ ना कुछ असर आपकी लाइफ में भी देखने को मिलेगा। सो ये हैंडल नहीं कर पाए जो लेटर सक्सेसर्स थे, राइट। लेटर मुगल रूलर्स थे। लेकिन जो अकबर था ना, अकबर ने अपनी अच्छी बना के रखी थी। अकबर सबके साथ बना के गया था अच्छी। उसने अपने सक्सेसर्स को कोई दुश्मनी नहीं दी थी। दैट्स वाई आप देखोगे कि अकबर के जाने के बाद भी मुगल एम्पायर कितने टाइम तक सस्टेन किया। लेकिन औरंगजेब ने सारा कुछ जो था वो रेडीमेड तैयार करके दे दिया, राइट। औरंगजेब जो था काफ़ी एम्बिशियस था वो नेचर में। उसको उसने इवन आपने ये भी बात सुनी होगी कि उसको उसने जो अपना एम्पायर था उसको डेक्कन तक, जो साउथ में एरिया डेक्कन का, उस वहाँ तक एक्सटेंड किया था। उसने जो अपनी वॉरफेयर थी वो 27 ईयर्स तक कंटिन्यू रखी, राइट। जो सेम मिस्टेक थी वो नेपोलियन ने भी की थी। नेपोलियन भी जो था, जो फ्रांस का रूलर था, राइट, उसने भी जो स्पेनिश के अफेयर्स है उनमें दखल अंदाजी की थी। नेपोलियन जबकि पावरफुल था, उसने ऑलमोस्ट पूरे यूरोप को अपने अंडर ले लिया था। लेकिन ऑब्वियस है ना कहीं आप ऐसे तो नहीं, लाइक अगर ऐसे बोला जाता है कि अगर आप बाप हो तो आपका एक बाप कोई ना कोई होगा। सो नेपोलियन जो था उसने सभी जगह यूरोप में कैप्चर कर लिया था। लेकिन जब उसने स्पेन में इंटरवीन किया ना तो वहाँ के जो लोग थे वो उसके खिलाफ हो गए, राइट। वहाँ पर जो लोग थे वो इतने ज़्यादा नाराज़ हो गए, उन्होंने गुरिल्ला वारफेयर स्टार्ट कर दी। सो उसमें उनको ब्रिटिशर्स का भी, लोगों को ब्रिटिशर्स का भी सपोर्ट मिला। नेपोलियन की जो थी हार हो गई थी। और नेपोलियन जो था उसके लिए ये सबसे ये भी चीज़ बोली जाती है क्योंकि बंदा कितना भी शातिर क्यों ना हो वो एक ना एक ऐसी गलती करेगा कि जिसके लिए उसको जो है बाद में पे करना पड़ेगा, राइट। सो नेपोलियन जो था हर जगह इंटरवीन कर रहा था। उसने सोचा स्पेन में भी कर लेते हैं, वहाँ किया तो वहाँ पर उसको फिर आपको पता है कि डिफीट मिली, राइट, हार मिली, राइट। औरंगजेब का भी ऐसे ही था। औरंगजेब ने डेक्कन में इंटरवीन किया, वहाँ 27 साल तक उसकी वॉरफेयर चलती रही। 27 ईयर्स, इट्स अ ह्यूज टाइम, राइट। सो आप खुद सोच लो कि उसमें कितनी फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो हैं उसका खर्चा हुआ होगा, राइट। पहले तो औरंगजेब का एम्पायर इतना वास्ट था, राइट। सो औरंगजेब जो था उसकी फिर पॉलिसीज इतनी एग्रेसिव थी। इतने बड़े वास्ट एम्पायर को हैंडल करना एक बंदे की बस का नहीं है। उसके लिए आपको अपने जो नॉबल्स हैं, जो बाकी एरियाज के गवर्नर्स हैं, सबके साथ बना के रखनी पड़ेगी। लेकिन औरंगजेब जो था उसे तो ये था कि मैं ही हूँ जो हूँ। उसे लगा नहीं कि हाँ मुझे जो है लोगों की ज़रूरत भी है। और धीरे धीरे करके राजपूत ने भी उसका सपोर्ट करना छोड़ दिया। जबकि मुगल एम्पायर में इवन अकबर के टाइम में स्पेशली राजपूत्स का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। इवन वो जो थे वो एज अ पिलर एक्ट करते थे, राइट, मुगल्स के लिए। लेकिन वो भी उनके दुश्मन बन गए। फिर कंटिन्यूस वॉर जो चलती थी सिक्स जाट्स राजपूत्स के साथ, मुगल एम्पायर की जो सारी जो ट्रेजरी थी वो इसी में ड्रेन हो रही थी। उसका जो ओवर एम्बिशियस नेचर था और लगातार जो उसकी वॉरफेयर थी इन डेक्कन रीजन, उसकी वजह से जो औरंगजेब है उसको काफ़ी चीज़ें जो हैं फेस करनी पड़ी, राइट। उसके बाद सेकंड नंबर पे आ जाता है मिलिट्री वीकनेस। जो बहुत सारे डिफेक्ट्स थे मुगल मिलिट्री सिस्टम में। जो आर्मी ऑर्गेनाइज थी वो थी फ्यूडल बेसिस पे। जो कॉमन सोल्जर था, आम सोल्जर था, वो एम्परर की तरफ कोई लॉयल नहीं था। वो मनसबदार के ऊपर जो था, मनसबदार के लिए लॉयल था। मतलब मनसबदार जो थे वो प्रोवाइड किया करते थे हॉर्स या सोल्जर्स वगैरह किंग को जब भी कोई वॉर होती थी। जब राजा पावर में है तो मनसबदार काफी कंट्रोल में थे। लेकिन जब किंग वीक हुआ तो मनसबदार भी आउट ऑफ कंट्रोल चले गए,
सो अब घुड़सवार जो थे, सोल्जर होते थे, वो मनसबदार के लिए लॉयल थे, किंग के लिए लॉयल नहीं थे। सो अगर मनसबदार ही नहीं किंग के लिए लॉयल रहेगा, सो सोल्जर्स फिर कहाँ से लॉयल रहेंगे, राइट। सो ये चीज़ भी थी। और जो मुगल की आर्टिलरी थी अब वो पुरानी हो चुकी थी। मराठास की जो गुरिल्ला टैक्टिक्स थी उसके सामने कुछ भी नहीं था। जो मराठास थे वो पीछे से वार करते थे, राइट। उन्होंने गुरिल्ला वारफेयर में काफ़ी ज़्यादा उनकी प्रोमिनेंसी थी। देन सोल्जर्स तो जो थे वो मिलिट्री मुगल एम्पायर में वो सेंट्रल एशिया से मंगवाए जाते थे कई बार, तो बिना लॉयलिटी चेक किए, बिना उनकी चेकिंग किए वो कैसे हैं, वर दे लॉयल टूवर्ड्स एम्परर और वर दे एनिमीज इन एक्चुअल। बट ये भी नहीं चेक किया जाता था। आर्मी की जो कॉम्पोजिशन थी वो काफ़ी वीक थी, जो इसका एक मेजर डिफेक्ट था मुगल एम्पायर के डिक्लाइन में। देन फॉरेन इन्वेजन्स देखते हैं। फॉरेन इन्वेजन्स, नादिर शाह का अटैक हुआ, अहमद शाह अब्दाली का अटैक हुआ, जिससे वॉरफेयर में बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो थे वो वेस्ट हुए। सो इन्होंने जो इन्वेजन्स थी, इन्होंने ऑलरेडी क्रम्बलिंग एम्पायर, ऑलरेडी लड़खड़ा रहे मुगल एम्पायर को और ज़्यादा डिसइंटीग्रेट कर दिया। लाइक अब बचा नहीं था कुछ भी, जान निकाल दी थी मुगल एम्पायर की। देन उसके बाद आ जाता है इकोनॉमिक कॉजेज़। जो शाहजहाँ था, आपने सुना होगा कि शाहजहाँ था, उसका पैशन बड़ा था। शाहजहाँ ने अ, 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 उसके लिए अपनी वाइफ मुमताज़ महल के लिए वो बनवाया था ताजमहल। ये हर बच्चे बच्चे को भी पता है। सो जो शाहजहाँ था उसको पैशन था काफ़ी कंस्ट्रक्शन वगैरह करवाने का, उसे शौक था, जिसकी वजह से उसने बहुत सारी ट्रेजरी भी जो थी वो ख़त्म कर दी थी। फिर औरंगजेब जो था उसकी लंबी वॉर चलती रही जो डेक्कन में, वो भी एक कारण था। जो मराठास की रेड पड़ती थी, जो वो गुरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक्स जो थे यूज़ करते थे, उसकी वजह से भी एम्पायर जो था वो काफ़ी वीक पड़ गया था। जो पीजेंट्स थे उन्होंने एग्रीकल्चर छोड़ दिया था, प्रोडक्शन छोड़ दी थी, और रॉबरी जो थी वो यूज़ करने लग गए थे। जो लेटर मुगल्स आए, उनका जो लाइफस्टाइल था वो काफ़ी लैविश था। उनको एडमिनिस्ट्रेशन की कोई उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, राइट। सो इसकी वजह, अब कोई लैविश लाइफ जिएगा वो ऐसे तो जी नहीं ना हो जाएगी, उसके लिए यू नीड मनी, सारी मनी बस फिर इसी में गई। देन जो सैलरीज थी सोल्जर्स की वो नहीं पे हुई थी। जो जागीरदार थे उनकी वो सैलरी पे कर नहीं पा रहे थे क्योंकि उन पे ऑलरेडी बहुत सारा कर्जा था। सो पुअर फाइनेंशियल पोजीशन की वजह से जो एम्पायर है वो और ज़्यादा वीक पड़ने लग गया। देन वीक सक्सेसर्स ऑफ ग्रेट मुगल्स। जो ग्रेट मुगल्स थे उनके, जो औरंगजेब के बाद कोई भी ऐसा रूलर नहीं था जो एफिशिएंट हो, एबल्ड हो। वो बहुत ही ज़्यादा वीक थे, अपनी लग्जरीज में बिजी थे। रूलर्स जैसे कि बहादुर शाह, वो बहुत ज़्यादा ओल्ड था कि वो रूल कर पाए। मोहम्मद शाह का जो टाइम था, दैट वाज द लास्ट चांस टू सेव द एम्पायर, क्योंकि उसका जो रेन था वो काफ़ी ज़्यादा लंबा था, राइट। सो लेकिन वहाँ भी हमने देखा कि क्या उसने किया क्या नहीं। रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला जो था, उसके टाइम में भी जो था लास्ट चांस जो था वो भी वेस्ट गया। बहुत सारी बैटल्स जो थी वो आलमगीर सेकंड और शाह आलम सेकंड के टाइम पे हुई, वो भी ये जीत नहीं पाई। लैक ऑफ विजन, कंसोलिडेशन कैपेसिटी एंड इंक्रीजिंग पावर ऑफ रीजनल स्टेट्स डिमिनिश्ड देयर रूल ओवर नॉर्दर्न इंडिया। आगे का कुछ पता नहीं था क्या करना है, राइट। कंसोलिडेट वो करके रख नहीं पाए, एम्पायर को जोड़ के रख नहीं पाए। रीजनल स्टेट्स जो थी उनकी पावर्स जो थी वो इंक्रीज होने लगी, वो अपने आप को एजर्ट करने लगी, जिसकी वजह से जो रोल था नॉर्दर्न इंडिया पे, वो मुगल्स का जो रोल था वो कम होने लग गया। देन एमर्जेंस ऑफ रीजनल स्टेट्स। बहुत सारी रीजनल स्टेट्स जो थी वो लेटर मुगल्स के टाइम में आप देखोगे कि वो आई। देखो ये ऐसे नहीं था कि ये पहले नहीं थी, ये नई नई आई, कुछ नई आई थी। जाट्स, मराठास एंड सिख्स वो नई आई थी, राइट। लेकिन इससे पहले जो बाकी स्टेट्स थी वो तो नई नहीं थी ना, राइट, वो तो पुरानी थी। वो मुगल्स के अंडर थे जब तक मुगल स्ट्रॉन्ग थे। लेकिन जब लेटर मुगल्स आए, इन्होंने भी जो अपने सिर ऊंचे कर लिए, क्योंकि अब ये मुगल्स का इनके ऊपर कोई कंट्रोल ही नहीं रहा। बहुत सारी जो पावर सेंटर्स थे वो इमर्ज हुए, लाइक पंजाब, अवध एंड बंगाल। बहुत सारे जो लोकल लॉर्ड्स थे उन्होंने रेबल स्टार्ट कर दिया। मराठास जो थे वो अपनी टेरिटरी एक्सपैंड कर रहे थे कॉन्टिन्यूसली। मुगल एम्पायर जो था वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो गया था,
वो सेंट्रल सीट दिल्ली से कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। जो ग्रेट मुगल्स थे वो काफ़ी ज़्यादा एबल थे, एबल्ड पर्सन थे। सो उनका पूरा पूरा कंट्रोल था अपने मिनिस्टर आर्मी के ऊपर। बट जो लेटर वंस थे दे वर हैविंग नो नॉलेज ऑफ गवर्नेंस, हाउ टू हैंडल सच एन वास्ट एम्पायर। उनको इस सच अ वास्ट एम्पायर, उनको इस चीज़ की कोई नॉलेज नहीं थी। एज अ रिजल्ट जो डिस्टेंट एरिया हैं, दूर वाले एरिया हैं, जो मुगल सेंट्रल सीट से दूर थे, वो अब धीरे धीरे इंडिपेंडेंट होते गए। देन वॉर्स ऑफ सक्सेशन, ये आपको मैं स्टार्टिंग में लेक्चर की बता चुकी हूँ कि हिंदूज़ में एक रूल फॉलो हुआ करता था, दैट वाज कि अगर कोई भी किंग की डेथ होती है तो नेक्स्ट जो रूलर होगा दैट विल बी द एल्डेस्ट सन। सो इसमें कोई भी लड़ाई वाली बात है ही नहीं थी। चाहे वो किंग मरते टाइम बता के भी ना जाए, लेकिन सबको पता था कि हाँ कि जो नेक्स्ट बड़ा बेटा है वही जो अगला क्या होगा, रूलर होगा। मुगल्स में ऐसा कुछ भी नहीं था। मुगल में दे डिडंट फॉलो एनी लॉ ऑफ सक्सेशन एज इन हिंदू कल्चर। बट आफ्टर द डेथ ऑफ रूलर, हमेशा जो मुगल्स में रूलर की किसी की भी डेथ होती थी तो वहाँ पर वॉर ऑफ सक्सेशन जो था वो स्टार्ट हो जाता था अमंग ब्रदर्स। एक दूसरे को ये भाई आपस में ही मारते रहते थे। इससे जो एम्पायर था वो और भी ज़्यादा वीक पड़ गया। इस चीज़ का फ़ायदा नोबल्स ने उठाया। वो कभी एक के पाले में चले जाते, कभी दूसरे के पाले में चले जाते। उनको क्योंकि हाई ऑफिशियल पोस्ट चाहिए थी मुगल एम्पायर में, सो वो जो उनको स्ट्रॉन्ग लगता था वो उसके लिए जो थे उसके जो पाले में थे वो चले जाते थे, उसको सपोर्ट करते थे। देन डिग्रेडेशन ऑफ नोबल्स, दिस इज द लास्ट लाइन ऑफ दिस चैप्टर, राइट। सो डिग्रेडेशन ऑफ नोबल्स में हम देखेंगे कि बहुत सारे जो मोनार्क्स थे, आपने देखा लेटर मुगल रूलर्स, वो अपना ही काम करते रहते थे, लाइक अपनी ही लेविश लाइफ में दे वर सो बिजी। नोबल्स ने भी वैसा ही करना स्टार्ट कर दिया। जो वो कर रहे थे बस वही वो कर रहे थे। नोबल्स जो थे वो अपना टाइम गैम्बलिंग में, दारू पीने में लगा रहे थे। जो पुराने टाइम में नोबल्स हुआ करते थे, जो अर्ली मुगल रूलर्स के टाइम में थे, लाइक बैरम खान, असफ खान जो कि वजीर था शाहजहां का, दे वर नो लॉन्गर देयर टू सर्व द एम्पायर। वो अब बच्चे नहीं थे, वैसे वजीर, वैसे नोबल्स अब बच्चे नहीं थे जो मुगल एम्पायर को अपनी सर्विसेज दे सके। जो नोबल्स थे वो भी अपने रूलर्स की तरह बहुत ही ज़्यादा निकम्मे हो गए थे, इनकॉम्पिटेंट हो गए थे, अनएबल्ड हो गए थे, राइट। सो ये हमारा लास्ट टॉपिक था मुगल बैकग्राउंड के बारे में। सो इसके बाद से हम नेक्स्ट हम अभी यूरोपियन पावर नहीं स्टार्ट करेंगे। यूरोपियन पावर स्टार्ट करने के पहले भी हमने 2-3 लेक्चर में और लगाऊंगी, उसमें हम पढ़ेंगे कि जो ये रीजनल स्टेट्स, क्योंकि अब देखो आप यूरोपियंस के बारे में पढ़ोगे ना तो उसको उसमें ना रीजनल स्टेट्स के बारे में भी बात होगी। फिर आपको वहाँ पता नहीं लगेगा कि कौन सी रीजनल स्टेट है, यहाँ पर कौन रूल करता था, कहाँ से आगे। सो मुझे वो चीज़ें कराने दो, उसके बाद फिर हम यूरोपियंस के बारे में पढ़ेंगे। वो पोर्चुगीज़ कैसे आए, फ्रांसीसी कैसे आए, ब्रिटिशर्स कैसे आए, उन्होंने कैसे क्या किया, वो हम सब देखेंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा जो ये रीजनल स्टेट्स आई, जिसमें हम पढ़ेंगे इंडिपेंडेंट स्टेट्स के बारे में। उसमें भी हमने 3 स्टेट्स पढ़नी है। देन सक्सेसर स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे, आई थिंक उसमें भी 3 स्टेट्स हैं। देन हम न्यू स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे। इनके बारे में पढ़ने के बाद हम जो हैं वो अराइवल ऑफ यूरोपियंस जो हैं वो देखेंगे। सो हाँ जी, सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच कि आपने टाइम निकाल के इस लेक्चर को देखा। अगर आप ऐसे ही इस सीरीज़ के साथ जुड़े रहे तो आपका जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो बड़ी आसानी से कवर अप हो जाएगा। थोड़ी ही टाइम में मैं इकोनॉमी भी जो है वो स्टार्ट करवा दूंगी। इकोनॉमी में हम बेसिक्स चीज़ें जो हैं वो सारी कवर अप कर लेंगे। जो प्रीलिम्स का सिलेबस है वो मैं आपका सारा कवर अप करवा दूंगी, राइट। और जैसे ही मुझे आगे टाइम मिलता गया मैं उसके साथ बाकी सीरीज़ भी स्टार्ट करवा दूंगी। बिकॉज़ फॉर नाउ मैं आपको सच बता देती हूँ, हर चीज़ मुझे खुद हैंडल करनी पड़ रही है। पीपीटीज भी मुझे बनाने पड़ रहे हैं, देन लेक्चर रिकॉर्ड करने पड़ रहे हैं। अब आप ये मत कहना कि आप इससे बहुत दुखी हो। एक्चुअली मुझे अपने काम में बहुत इंटरेस्ट है, मैं मज़े से कर रही हूँ। बट हाँ, थोड़ा मेरा ऑलरेडी दूसरी तरफ भी हैक्टिक शेड्यूल है। मुझे थोड़ी अपनी पर्सनल लाइफ में भी बहुत सारे काम है वो करने पड़ते हैं।
सो उसके साथ साथ मुझे हाँ पीपीटीज बनानी पड़ती हैं, लेक्चर रिकॉर्ड करने पड़ते हैं। सो उसमें थोड़ा टाइम चला जाता है बिकॉज उसमें सब कुछ हाँ खुद लिखना पड़ता है, फोटोज़ वगैरह ऐड करनी पड़ती हैं, तो थिंग्स विल टेक टाइम। बट हाँ आप इतने में जितने में अगला लेक्चर नहीं मैं लेकर आती हूँ उतने में आप पिछली चीज़ें रिवाइज कर लिया करो। रिवीजन जो बार बार करोगे तो आगे वाले जो भी लेक्चर्स आएंगे आप इजीली उनको उनके साथ खुद को कनेक्ट कर पाओगे, राइट। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर हो सके तो आप प्लीज़ इसको शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय। टेक केयर। हैव अ नाइस डे।